महाराणा कुंभा। आज हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी सबसे ऊपर था। कला और विद्या की अभिवृद्धि में विशेष अनुराग रखने के कारण उसने साहित्य, कला, नाट्यशास्त्र, भाषा, दर्शन आदि में नव चेतना का संचार किया और इन विविध विद्याओं में जो उन्नति महाराणा कुंभा के काल में की वे कई शताब्दियों में नहीं की जा सकी, उसके समय के स्थापत्य के प्रतीक उसके कला प्रेम का प्रमाण है। वह स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान और विद्वान जो उनके आश्रयदाता रहा था। सबसे पहली बात आती है कुंभा और स्थापत्य कला, अर्थात स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसकी क्या योगदान रहे थे कि इतिहास में महाराणा कुंभा का जो स्थान एक विजेता के रूप में है, उससे भी महत्वपूर्ण स्थान उसका स्थापत्य के संबंध में है। वस्तुतः महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ में जितना निर्माण कार्य हुआ, उतना मेवाड़ के किसी राणा के शासनकाल में नहीं हुआ। कुंभा स्थापत्य कला के प्रेमी थे। वे भारत की गुप्तकालीन कला से प्रभावित थे, जो कि दुर्गों, मंदिरों, भवनों और जलाशयों के निर्माण के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती थी। कुंभा ने इस परंपरागत शैली में सामरिक आवश्यकता एवं सुरक्षा का अंश मिलाकर उसे विशेष रूप से पल्लवित और विकसित किया। जहां तक सामरिक स्थापत्य का प्रश्न है, दुर्ग निर्माण का स्थान सबसे ऊपर आता है। कुंभा ने मेवाड़ राज्य के विभिन्न भागों में दुर्गों का निर्माण कर मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत बनाया। कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा जो उन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे और इन 32 दुर्गों में कुंभलनेर या कुंभलगढ़ का दुर्ग सबसे ऊपर आता है। अपने राज्य की पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच के तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकेबंदी की गई तथा सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया और उपद्रवी मेरों को नियंत्रण में रखने के लिए मचान का दुर्ग भी बनवाया और इसी दृष्टि से कोलन और बदनौर के निकट बैराट के दुर्गों का निर्माण करवाया और भीलों की शक्ति पर अंकुश रखने तथा उन पर राज्य का प्रभाव बनाए रखने के लिए भोमट के क्षेत्र में भी अनेक दुर्ग बनवाए गए। इन सभी दुर्गों के निर्माण से मेवाड़ राज्य की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा सुरक्षित हो गई। कुंभा ने नए दुर्ग निर्मित करवाने के अलावा पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार जो वो भी करवाया। आबू में अचलगढ़ नामक स्थान पर परमारों का प्राचीन दुर्ग था और इस दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को देखते हुए इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित करवाया गया। यहाँ के सीमांत भागों को सैनिक सहायता पहुंचाई जा सके और वास्तुकला की दृष्टि से यह अचलगढ़ का दुर्ग विशेष महत्व रखता है। सैनिक आवश्यकता की दृष्टि से इसमें स्वयं अपने निवास के लिए तथा सेना के रहने के लिए निवास स्थान बनवाए और इसके साथ साथ गोदाम और कृत्रिम पानी की टंकियां भी बनवाई गई और बुर्जों और द्वारों का निर्माण जो वो भी करवाया गया कि शत्रु उस पर आसानी से आक्रमण ना कर सके। और इस दुर्ग के निर्माण में कुंभा ने सामरिक और राजकीय आवश्यकता जो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इसी प्रकार से कुंभलगढ़ का दुर्ग कुंभा की युद्ध कला और स्थापत्य रुचि जो उसका एक महान चमत्कार माना जा सकता है। अमरावती पर्वतमाला की पश्चिमी शाखा के एक छोर पर स्थित यह दुर्ग एक ओर तो सैनिक उपयोगिता और निवास की आवश्यकता की पूर्ति करता था, तो दूसरी ओर कुंभा की सामरिक योग्यता का ज्वलंत उदाहरण जो वो प्रस्तुत करता है। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इसका प्रमुख शिल्पी मंडन था और दुर्ग में लगभग 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते थे तथा इतने ही लोगों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा तालाब जो वो भी बनवाया गया और दुर्ग के मध्यवर्ती ऊंचे स्थानों पर मंदिर, मकान और राजप्रसाद बनवाए गए तथा समतल भूमि खेती के लिए सुरक्षित रखी गई और दुर्ग को चारों तरफ से विशाल प्राचीरों और बुर्जियों से मजबूत बनाया गया और दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग कर कुंभा ने अपना निवास बनवाया था, जिसे कटारगढ़ के नाम से पुकारा जाता था। और दुर्ग को कई पहाड़ियों और घाटियों को मिलाकर ऐसा बनाया गया कि जिससे इसकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छे से हो सके। और यद्यपि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्गों को बनवाने में उसने अतुल धन राशि जो उसको भी खर्च किया, लेकिन कटारगढ़ में बनाए गए स्वयं के महल को उसने पूरी सादगी के साथ बनवाया, जो कुंभा के त्याग में चरित्र जो उसका प्रमाण है। दुर्ग की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि यह गढ़ राज परिवार के लिए तथा आसपास की बस्ती के लिए सुरक्षा की व्यवस्था और महाराणा कुंभा के बाद भी सदियों तक
करता रहा और सैनिक सुरक्षा के विचार से इस दुर्ग की उपयोगिता सबसे ज्यादा थी और इस दृष्टि से ये अपने ढंग का हमारे देश का एक ही दुर्ग बताया जाता है। दुर्गों के बाद चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ, जो कि आज भी उस महान शासक की इतिहास जो वो बताता है। वैसे कुंभा ने कुंभलगढ़ में भी कीर्ति स्तंभ बनवाया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ सबसे ज्यादा फेमस है। इसका निर्माण कार्य संवत 1439 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1459 में यह बनकर तैयार हो गया। इसकी निर्माण योजना में सूत्रधार जयंता तथा उसके पुत्र नापा एवं पूंजा का विशेष योगदान रहा है। इसकी पुष्टि कीर्ति स्तंभ की पहली और दूसरी मंजिल पर लगे शिलालेख जो उनसे होती है। यह स्तंभ नीचे से 30 फुट चौड़ा तथा इसकी ऊंचाई 122 फुट है। इसमें 9 मंजिलें हैं जिन पर चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियां हैं। संपूर्ण कीर्ति स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की अद्वितीय मूर्तियों से आच्छादित हिंदू शैली के अलंकरण से सुसज्जित है। कीर्ति स्तंभ की मूर्तियों की प्रमुख विशेषता यह है कि शिल्पकारों ने प्रत्येक मूर्ति के नीचे उनके नाम भी खोद दिए जिनकी मूर्ति है, और इससे मूर्ति के संबंध में सरलता से जानकारी उपलब्ध हो जाती है। कीर्ति स्तंभ की मूर्तियां तत्कालीन जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालती है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष को व्यक्त करने वाला ये स्तंभ एक लोक जीवन का रंगमंच भी माना जाता है। इसके अलावा कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिर जो है वो भी अपना स्थान रखते हैं। यद्यपि यह मंदिर अपनी निर्माण शैली में परंपरागत शैली से कोई भिन्न नहीं है, परंतु इनकी विशालता और तक्षण कला निश्चय ही विलक्षण है। ऐसे मंदिरों में चित्तौड़ का कुंभस्वामी यानी कि कुंभास्वामी मंदिर और श्रृंगार गौरी का मंदिर, एकलिंगजी में मीरा मंदिर और रणकपुर का मंदिर अपने ढंग के अनूठे हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से रणकपुर में मंदिर सबसे पहले बने थे और एकलिंगजी का मंदिर बहुत पुराना है, किंतु कुंभा ने मूल मंदिर में एक विशाल मंडप और तोरण का निर्माण करवाया था। और कुंभा ने चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के प्रत्येक दुर्ग में कुंभा स्वामी के मंदिर बनवाए और कुंभा के काल की सभी देव मूर्तियां, आभूषण तथा सर्वथा नवीन प्रसाधन जो उनसे युक्त है। और इन मंदिरों में कुंभाकालीन जीवन की घटनाएं और पौराणिक कथाएं अद्भुत सफाई और शक्ति और कौशल से उत्कीर्ण की गई है। कलाकारों की ये अनुपम कृतियां अपने जीवन तथा सौंदर्य कला की उत्तमता के विशिष्ट उदाहरण बताए जाते हैं। दूसरी बात आती है कुंभा का विद्या अनुराग, कि महाराणा कुंभा न केवल पराक्रमी योद्धा और स्थापत्य प्रेमी था, बल्कि वह एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक भी था। वह एक कवि, नाटककार, टीकाकार तथा संगीताचार्य था। एकलिंग महात्म्य से पता चलता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में बड़ा निपुण था। युद्धों एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद वह उत्कृष्ट कविता की रचना भी कर लेता था। वह अपने समय का श्रेष्ठ संगीतज्ञ था। उसे संगीत कला का इतना व्यापक ज्ञान था कि कोई व्यक्ति उसकी समता नहीं कर सकता था। इसीलिए लोग उसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारने लगे थे। संगीत के क्षेत्र में स्वयं कुंभा ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, जिनके नाम जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया जय रहे थे। कुंभा ने संगीत के विख्यात ग्रंथ संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया सुप्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद जो उसी का अनुवाद है। कुंभा ने चंडी शतक की भी टीका लिखी थी। रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ सुधा प्रबंध भी कुंभा की रचना बताई जाती है। इसी प्रकार से कामराज, रतिराज और नामक ग्रंथ के सृजन का श्रेय जो वो भी कुंभा को दिया जाता है। कुंभा कहा जाता है कि एक बहुत ही अच्छा नाटककार था और उसने 4 नाटक भी लिखे थे। और इन नाटकों से पता चलता है कुंभा को मेवाड़ी भाषा के अलावा संस्कृत, मराठी और कन्नड़ भाषाएं जो उनकी भी जानकारी रही थी। कुंभा स्वयं तो कहा जाता है कि श्रेष्ठ विद्वान था ही, साथ ही वह विद्वान और कलाकार जो उनको अपने यहाँ पर आश्रय भी देता था। और कहा जाता है कि उस समय मंडन जो था वो एक प्रमुख और विख्यात शिल्पी था। उसने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथ जो उनकी रचना की थी। और मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्दार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथ जो उनकी रचना की थी। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना 3 कवियों जैसे कवि, अत्रि और महेश जो उसने की थी। कवि अत्रि काव्य शास्त्र का आलोचक भी था तथा उसे मीमांसा, न्याय और वेदांत में विशेष योग्यता प्राप्त थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो उसको पूरा किया था। इसके अलावा एकलिंग महात्म्य का लेखक व्यास कुंभा का वैतनिक कवि था। और कुंभा के शासनकाल में अनेक जैन विद्वान जो वो भी हुए और उन्होंने जैन धर्म ग्रंथ जो उनकी रचना की थी। इनमें सोम सुंदर, जयचंद, सूरी तथा सोमदेव जो प्रमुख रहे थे।
इसके अलावा कुंभा ने अपने राज्य में शिक्षा की उन्नति जो उसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया था और कुंभाकालीन जैसे बहुत से आचार्य जैसे शिक्षण संस्थाओं को समय समय पर आर्थिक अनुदान देकर प्रेरित करता था और कुंभाकालीन सांस्कृतिक विकास के कारणों की विवेचना करते हुए डॉक्टर गोपीनाथ जो उन्होंने लिखा है कि इस बौद्धिक और कलात्मक अभिसृष्टि के प्रमुख कारणों में मेवाड़ की प्राचीन परंपराओं का गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र की सभ्यताओं से संपर्क होना बताया जाता है। इसके अलावा कुंभा की कुछ अन्य उपलब्धियां जो वो भी रही थी कि उपाधियां कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति से कुंभा द्वारा धारण की गई अनेक उपाधियां जो उनकी जानकारी मिलती है, जिसमें महाराजा धीराज, राय रायन, राणो रासो और महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु आदि उपाधियां जो उन्होंने धारण की थी। राजगुरु का अर्थ है राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता, दानगुरु का तात्पर्य महान दानी, हालगुरु का अभिप्राय पहाड़ी दुर्गों का स्वामी तथा परम गुरु का अभिप्राय अपने समय के सर्वोच्च शासक से होता है। रसिक प्रिया में भी कुंभा की कुछ उपाधियां जो उनके बारे में लिखा है कि जैसे छाप गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, इन सभी का अभिप्राय कुंभा की विशाल सेना जो उससे लिया जाता है। तो इस प्रकार से कुंभा जो है वो कला, साहित्य और विद्या जो उसका अनुरागी रहा था, उसने इन सभी क्षेत्रों में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगली बात आती है कुंभा का मूल्यांकन। जाहिर है महाराणा कुंभा जो उन्होंने इतनी सारी विजय इत्यादि जो की थी और विजय जो उनके से भी ज़्यादा कहा जाता है कि उनका कला, स्थापत्य और साहित्य जो उसमें योगदान जो उसके लिए कहा जाता है कि उनको और भी ज़्यादा याद किया जाता है। तो इस प्रकार से इतिहास जो उनमें उनका स्थान जो अविस्मरणीय माना जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ थे, बहुत ही अच्छे शासक थे, इसके साथ ही बहुत ही योग्य सैनिक जो थे और इसके साथ ही कला और साहित्य जो उनमें भी उन्होंने योगदान दिया था।